नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। कोरबा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हमारी सरकार ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र को 400 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम साय ने कहा कि नगरीय निकायों के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र में हमने नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए जो घोषणाएं की हैं वह विकास की गारंटी हैं। जिस तरह मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ठीक उसी तरह हम अटल विश्वास पत्र का एक एक वादा पूरा करेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए कोरबा सहित प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऊर्जा नगरी कोरबा के घंटाघर मैदान में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। अपने नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने जनता से कोरबा शहर के चहुमुखी और निर्बाध विकास के लिए नगर निगम कोरबा की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत और सभी 67 वार्डों के पार्षद पद हेतु भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की है। सीएम साय ने कहा कि नगरीय निकायों में कई पीढ़ियों से नजूल भूमि में मकान बनाकर रह रहे लोगों को उनके जमीन का मालिक बनाना है। इसके लिए नया कानून हम लाएंगे। शहरी क्षेत्रों में आने वाले समय में 3 लाख से अधिक पीएम आवास बनाए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले जो बिजली बिल संपत्ति कर समय में लगते हैं उनको भी पीएम आवास का लाभ दिलाएंगे। 15,000 मासिक आमदनी वाले 5 एकड़ सिंचित और 2.5 एकड़ असिंचित जमीन एवं 2 पहिया वाहन वालों को प्रधानमंत्री आवास दिलाएंगे। महिलाओं के नाम से संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाएगी और जो 7 तारीख से पहले बिल आते हैं उन्हें 10% की ओर से और ज्यादा छूट मिलेगी। नगरीय निकायों में आने वाले प्रत्येक बाजारों में माता बहनों के सम्मान के लिए पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। अटल विश्वास पत्र के इन सभी वादों को हमारी सरकार पूर्ण करेगी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुकी है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण के विधानसभा के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुके हैं। तो एक भी मतलब वो वादा पूरा उनका नहीं हुआ था, एक भी 5 साल में वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से मतलब हटना पड़ा। उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय में भी ये लोग सब जगह इनके अध्यक्ष थे, लेकिन 5 सालों में कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ, खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम इन्होंने किया, भ्रष्टाचार का काम किया। इसलिए आगामी ये जो चल रहा है नगरीय निकाय के चुनाव, इसमें भी कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय होगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि कांग्रेस 5 साल सरकार में रही, लेकिन अपने 36 वादों में से उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा और झूठ का पुलिंदा होगा। ये घोषणा पत्र नहीं, धोखा पत्र है, ये सभी को पता है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला घोषणा पत्र ये कांग्रेस ला रही है। अरुण साव ने बताया कि भाजपा ने कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है। हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इस सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किया है। नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का भी निर्माण कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र का नाम दिया जाएगा। इसमें जो कहा है उसे हम करके रहेंगे। हम शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ बनाएंगे। साहब ने कहा कि कांग्रेस का विजन कभी विकास का नहीं रहा है, इनका तरक्की और बेहतरी से कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में कांग्रेस सत्ता में थी, उनके कार्यकाल में शहरों की हालत खराब और खस्ताहाल हुई, भ्रष्टाचार कर सारी सीमाएं लांघ दी गई। इसलिए निकायों में हम आरोप पत्र लेकर आए हैं। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्द ही आरोप पत्र भी जारी हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री साव ने नक्सलियों द्वारा आम लोगों की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में सुरक्षा बल के जवान नक्सल उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं। हताशा और निराशा में इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, इसकी नक्सलियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आम लोगों में जिन्होंने जान गंवाई है उसे जाया नहीं होने देंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त करा के छोड़ेंगे।
घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। रायपुर में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश क्षेत्रों की जनता से वादा कर रही है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की जनता के हित में नामांकित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्ड धारकों को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। मकान आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी करते हुए सभी आवास पाने वालों को पात्रता के अनुसार मकान दिया जाएगा। नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाई जाएगी। को रोजगार देने विशेष पहल, सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेंगे। कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा। संपत्ति की राशि नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष शुल्क प्रदान की जाएगी। सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा और नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। विधायक विकास कश्यप के नेतृत्व में संकल्प पत्र जारी करते हुए सभी मूलभूत समस्या और सभी नगरीय क्षेत्रों के हाईटेक बनाने की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर के नेता और विधायक व्यास कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना दी कि नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर जन घोषणा पत्र जारी हो गया है। विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि जो 34 बिंदुओं पर जन घोषणा पत्र जारी किया गया है वो जांजगीर नगर पालिका के 25 वार्डों और अध्यक्ष प्रत्याशी को जीत दिलाने में मददगार साबित होगा। विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि नगर पालिका जांजगीर में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद जिला मुख्यालय को हाईटेक बनाने का वादा करता हूं। शहर के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण और पानी भराव के लिए नहर की व्यवस्था भी की जाएगी। रायपुर नगर निगम से भाजपा महापौर पद की प्रत्याशी मीनल चौबे बुधवार को रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि रायपुर नगर निगम को कैपिटल नगर निगम के रूप में जाना पहचाना जाए, यह उनकी प्राथमिकता में है। मीनल चौबे ने सिलसिलेवार अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि पहले क्या कुछ हुआ यह रायपुर की जनता जानती है। चूंकि वे रायपुर नगर निगम में काफी सालों से काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ की समस्याओं से भली भांति अवगत है। संपत्ति कर, सड़क चौड़ाईकरण से जैसे विषयों पर कहा कि पार्टी के अपने घोषणा पत्र में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। पार्टी की नीतियों के मुताबिक वे काम करेंगी। राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए पैसों की कहीं कोई कमी नहीं होगी। भाजपा ने नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उस पर अमल करना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगी। बलरामपुर जिले के झारखंड सीमा से लगे चुनचुना पुंदांग क्षेत्र में एक बार फिर से नक्सलियों का आना जाना देखने को मिला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले ही नक्सलियों ने इलाके में लाल बैनर लगाकर पुलिस और वन विभाग को सख्त चेतावनी दी है। बैनर में नक्सलियों ने पुलिस को होश में आने की चेतावनी लिखी है।
इसके साथ ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए हैं। वहीं वन विभाग को भी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जल जंगल जमीन हमारी है, इसलिए जंगल कटाई और सड़क निर्माण कार्य बंद किए जाएं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के बैनर 2 से 3 स्थानों पर लगाए गए हैं। हालांकि इस मामले पर पुलिस प्रशासन शरारती तत्वों का हाथ होना बता रही है। पुलिस ने अभी बताया कि पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियां सुरक्षा एजेंसी चुनौती बन सकती हैं। आपको बता दें कि सामरी थाना क्षेत्र के चुनचुना पुंदाग में जो काफी बीहड़ इलाका है, इस क्षेत्र को अति नक्सली क्षेत्र का तमगा हासिल हुआ है। आए दिन झारखंड की सीमा लांघकर नक्सली इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और अपनी मौजूदगी को दर्शाते रहते हैं। फिलहाल सूचना चुनाव से ठीक पहले नक्सली बैनर मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कल थाना सामरी क्षेत्र के पुंदाग गांव में उसके आसपास 2-4 बैनर लगे हुए मिले थे और जिसमें प्रारंभिक तौर पर हमने जांच किया है और उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है कि यह किनके द्वारा बैनर लगाया गया है और क्या शरारती तत्व है या फिर कोई अन्य है, जिसके लिए हम लोगों ने जाके वहां पे गांव वालों से भी मिला और इस पे हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य आएगा उस पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोपी सहायक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सहायक शिक्षक विक्रम प्राथमिक शाला विशुनपुरा ग्राम पंचायत महादेवपुर में पदस्थ था और 1 साल से नाबालिग पिछड़ी जनजाति छात्रा के साथ बहला फुसलाकर यौन शोषण कर रहा था, जिससे नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी पीड़िता के अभिभावकों ने पंडो समाज को दी। इसके बाद 26 जनवरी को डिंडो चौकी में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज की जानकारी मिलते ही आरोपी सहायक शिक्षक विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 16 फरवरी को मंछा चौकी के घेराव की चेतावनी दी गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भिंड जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसको लेकर उन्होंने अपने निज निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। खासकर लहार क्षेत्र में थाना प्रभारी विधायक के इशारों पर चल रहे मंत्री की तरह उनका फॉलो कर रहे हैं। वहीं मछै चौकी क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत का जिम्मेदार चौकी प्रभारी को बताया गया है और कहा गया है कि 16 फरवरी को चौकी का घेराव किया जाएगा। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। जगह जगह 20 शहर में लूट हो रही है, डकैतियां पड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ धार क्षेत्र में भी भारी घटनाएं। कल ही एक लूट हुई धौनपुरा के किसान की, पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं की। एक अल्पसंख्यक का साथी का ग्राम बड़खरी में दुकान जला के मरणासन हालत में पहुंचा दिए गुंडों ने। और चौकी का थाना प्रभारी मछंड की चौकी का रविंद्र सिंह तोमर लगातार आम जनता को, किसानों को परेशान करके वसूली कर रहा है और बाहर के 7-8 गुंडे उसने पाल रखे हैं, जिनके द्वारा अवैध उत्खनन रेत का कराकर उत्तर प्रदेश बेच रहे हैं। बात करते हैं पंजाब की। बुधवार को अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिका का मिलिट्री विमान पंजाब के अमृतसर में गुरु रविदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में 13 बच्चों समेत 104 अवैध अप्रवासी सवार थे। इनमें 79 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल थीं। जानकारी के मुताबिक विमान में पंजाब से 30, हरियाणा से 33, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 नागरिक शामिल हैं। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि सैन्य विमान में लगभग 200 भारतीय सवार हैं, लेकिन बाद में पुष्टि की गई कि विमान में सिर्फ 104 लोग ही सवार हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। यह अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है। इससे पहले अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ने सैंट एंटोनियो टेक्सास से उड़ान भरी थी और आज यह विमान दोपहर
लगभग 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। अमेरिकी दूतावास का एक प्रतिनिधि भी हवाई अड्डे पर मौजूद रहा। सूत्रों के अनुसार वापस भेजे गए अधिकांश लोगों को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़ा गया है। हालांकि ये लोग भारत में अपराधी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन लोगों ने देश छोड़ने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया। हालांकि आरोप है कि उन्होंने अवैध डंकी रूट के जरिए अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश की थी। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धलीवाल ने कहा वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो अप्रवासियों को वापस भेजने के अमेरिकी सरकार के फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। धलीवाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले इन लोगों को निर्वासित करने के बजाय स्थायी निवास दिया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई भारतीय वर्क परमिट पर अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उनकी अवधि समाप्त होने के कारण वे अवैध अप्रवासी बन गए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा वैसे वैसे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से उन्हें ललकारा है। लालू यादव ने नालंदा में अब की बार अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी है। लालू यादव ने कहा कि इस बार हर हाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। राजद अध्यक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर देश में अपनी सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि किसी के सामने उन्हें सिर नहीं झुकाया है, न ही झुकाएंगे। देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर साथ खड़ा होना पड़ेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं अब लालू यादव भी उनके समर्थन में लोगों से महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव नालंदा के इस्लामपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृष्ण वल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसी दौरान लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद पर बड़ा हमला किया है। सत्याग्रह आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हैं जो कहते हैं कि सब कुछ करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। हम जनता से सिर्फ वही वादे करेंगे जिन्हें हम 100% पूर्ण कर सके, और जो भी वादा करेंगे उसका पहले गहन अध्ययन करेंगे और फिर जनता को बताएंगे कि हम किस तरह से वादा पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनसुराज राजद की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करता है और न ही कभी करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में राजद ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, मतलब अगर हर महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे तो हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब बिहार का कुल बजट ही 2,40,000 करोड़ रुपए है तो हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां से देंगे। इसका साफ मतलब है कि जिस दिन राजद ने वादा किया था उसी दिन वे ये भी समझा रहे हैं कि वे इस वादे को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अखिल विद्यार्थी परिषद भागलपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक भवन को बंद किया गया है, जिसमें घंटों प्रशासनिक भवन में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब से कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने ये पदभार ग्रहण किया है, तब से ये विश्वविद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। वो गुंडों को पालने का काम करते हैं। हॉस्टल में अवैध रूप से दर्जनों विद्यार्थी ऐसे रह रहे हैं जो सिर्फ मनमानी करते हैं, जिससे आए दिन शिक्षकों, कार्मिकों और छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ आवाज बुलंद करते हुए विश्वविद्यालय को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रखने की मांग की है और वर्तमान कुलपति को यहां से हटाने की बात की है। हमारे कार्यकर्ता के साथ बहुत बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया है। 1-2 कार्यकर्ता उसमें बहुत घायल हुए हैं, बहुत दिन तक वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। उसके बाद भी टीचर्स को डराया जा रहा है। जांच कमेटी बनाई, पहले तो कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुआ, उसके बाद जब हम लोग वीसी से मिलने गए तो बहुत दिन बाद हम लोग को उस पर कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जांच कमेटी जब बनी तो उनका कार्य बहुत धीरे धीरे होने लगा। फिर हम लोग जब बात किए तो फिर टीचर वाला मैटर उठ गया, तो उसमें टीचर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे और भी बहुत कुछ। आप लोग के पास ऑडियो होगा, हम लोग अभी जब इन कर रहे थे तो हम लोग के साथ बदतमीजी किया गया। पर्सनली मुझे बहुत जोर से पुश किया गया। तो ये गार्ड की बदतमीजी, हम लोग आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के साथ बदतमीजी और भी छात्राओं के साथ बदतमीजी किया गया।
बात करेंगे बिहार के मुंगेर की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की कटकर मौत हो गई। मरने वालों में मां, बेटा और एक अन्य महिला शामिल है। यह हादसा जमालपुर बरियारपुर रेलखंड के ऋषि कुंड हॉल्ट के पास उस समय हुआ जब रेल ट्रैक पार कर रही दूसरी ओर जाने के दौरान 3 लोगों दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। मरने वालों में मां, बेटा और एक अन्य महिला शामिल है। मौत के बाद जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं गांव में भी मातमी का सन्नाटा पसरा हुआ है। ऋषि कुंड हॉल्ट पर आज सुबह 5 बजे के आसपास रतनपुर गांव के अमित कुमार और उनकी मां रामरुचि देवी और साथ में उषा देवी तीनों भागलपुर जाने के क्रम में गया हावड़ा ट्रेन से की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बात करते हैं झारखंड की। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं। डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई है। यूपीएससी नियमावली को भी दरकिनार कर दिया गया है। वजह यह है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चुनाव में सरकार को सहयोग किया था। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है। अनुराग गुप्ता चुनाव कदाचार में 2 साल तक निलंबित रह चुके हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पर्दाफाश करेंगे कैसे हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात। डीजीपी के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस 2006 में निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी के अनुशांसिक पैनल से ही हो। ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। यूपीएससी ने झारखंड सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। जो सरकार ने उस प्रक्रिया जो भेजा है उसको अस्वीकार कर दिया और इसमें भाग लेने से, यानी ये जो कमेटी में भी भाग लेने से उन्होंने मना कर। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मनमानी। झारखंड सरकार के 2 दिन पहले प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी नियुक्त किया गया है, जिस पर बीजेपी ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर पलटवार किया है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी यह सोचकर बैठे थे कि वे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब उनका यह सपना टूट गया तो अब वे सरकार के हर फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि बाबूलाल मरांडी खुद राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सरकारें अपनी समझ से पुलिस महानिदेशक का चयन करती हैं। यह सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। बीजेपी शासित राज्यों में भी सरकारें पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति खुद करती है, फिर झारखंड सरकार के फैसले पर सवाल क्यों? दक्षिण भारतीय राज्यों में भी तो यही परंपरा है। उनको मलाल कैबिनेट ना फॉर्म करने का, क्योंकि जो उनको आसाम से और दिल्ली और मध्य प्रदेश से जो आए थे और चुनाव को जिता दिए थे, उस चुनाव तो हार गए। अब उनको कैबिनेट नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से एक बहुत नम्र निवेदन करूंगा कि अपने विधायक दल का एक कैबिनेट बना दे और विपक्ष के तरफ से बाबूलाल जी को या सीपी सिंह जी को या चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दे, अर्थात नेता सदन बना दे। रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ रांची की जनता को नमो बुक बैंक के बाद अब नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर देने की घोषणा कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। नमो ई लाइब्रेरी में विश्व स्तरीय पुस्तक और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दुनिया की सभी पुस्तक कंप्यूटर में उपलब्ध रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए यह सबसे अधिक फायदेमंद होगी।
15 दिनों के अंदर इसका शुभारंभ किया जाएगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क होगी। कोई भी विद्यार्थी आकर यहां पर लाभ उठा सकता है। साइबर क्राइम से बचें, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जामताड़ा मॉड्यूल है, वो जामताड़ा मॉड्यूल से पूरा देश परेशान है। तो साइबर क्राइम, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं, उससे कैसे बचा जाए, महिलाओं को गाइड करना, बच्चों को गाइड करना, एक प्रमुख स्थल से यहां से हम सब उसको संचालित करेंगे। झारखंड में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। पार्टी को ओबीसी आरक्षण के लिए किए जा रहे ट्रिपल टेस्ट पर आपत्ति है। इस पर सरकार और संबंधित जिला प्रशासन को लोगों को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। निकाय चुनाव में बाहर से आए लोगों को आरक्षण लाभ दिए जाने का विरोध किया जाए। यह बातें पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह ने बोकारो सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए की। विजय सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो का यह निर्देश है कि सभी झारखंड के 48 नगर निकाय और नगर निगम और नगर परिषद में पार्टी सभी फॉर्मेट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसके लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो ट्रिपल टेस्ट हो रहा है उसका फॉर्मेट क्या है, यह जानकारी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि यह शिकायत मिल रही है कि आरक्षण के लिए डोर टू डोर सर्वे नहीं किया गया है। स्टेट लाइव में इतना ही। बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।